अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं इंटेलिजेंस की कैद में था। मेरे कमरे में दाखिल होने के बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण ने नमस्कार किया और कहा, सर इसे होश आया है कि नहीं? इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड की जख्म फाइल की एक तरफ रखते हुए कहा, वो अभी तक बेहोश है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। रामकृष्ण ने कहा, हवलदार मगध लाल ने कुछ ज्यादा ही जोर से चोट लगाई थी। मैं दूर से देख रहा था। डॉक्टर ने कहा है इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड की फाइल खोलकर इसकी वर्गीदानी करते हुए कहा, मैं ये पुराना रिकॉर्ड देख रहा था। शायद इसमें इस पाकिस्तानी कमांडो का कोई साहब रिकॉर्ड मौजूद हो। इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण बोला, सर पुराना रिकॉर्ड इसका हो या ना हो, लेकिन हमें बहुत जल्द इस बात के सबूत मिल जाएंगे कि गंटोर के धमाके में इस दहशतगर्द का सबसे बड़ा हाथ है। और ये कश्मीरी मुजाहिद नहीं है, पाकिस्तानी कमांडो है। मैंने इसकी बोलचाल से अंदाज़ा लगा लिया था। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद कहने लगा, इस आदमी के जरिए हमें इन लोगों के पूरे गैंग का सुराग मिल सकता है और ये दिल्ली इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी जीत होगी। रामकृष्ण बोला, ये सब कुछ बता देगा। इससे इसके साथियों का पता चलाना हमारे बाएं हाथ का काम है। लाल किले का टॉर्चर सेल इससे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। कुछ देर के बाद एक हवलदार ने आकर बताया कि सर मुलजिम को होश आ गया है। दोनों इंटेलिजेंस अफसर इसी वक्त उठकर किले के तहखाने की तरफ चल पड़े। इस वक्त मुझे होश आ चुका था। होश में आते ही मुझे अपने सर के पिछले हिस्से में दर्द की टीसें महसूस हुई। मेरे सर का पिछला हिस्सा जहाँ दर्द लगाई गई थी फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने देखा कि मैं एक नीम रोशन कमरे में ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर पड़ा था। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था, जिसकी चारों जानिब दीवारें ऊपर को उठी हुई थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक तरफ छत के करीब एक रोशनदान है जिसमें से बाहर से किसी बल्ब की रोशनी आ रही थी। एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। मैं हिम्मत करके उठ बैठा, दरवाजे तक गया और इस पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? मुझे बाहर निकालो। बाहर से किसी ने कोई जवाब न दिया। दोनों संतरियों ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। इनमें से एक ने इसी वक्त जाकर इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद को इतला कर दी। मैं मायूसी के आलम में वापस आकर चटाई पर लेट गया। ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरा सर चकराने लगा था। इतने में दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल था। ये इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद था। इसके साथ वाले आदमी को मैंने बल्ब की रोशनी में फ़ौरन पहचान लिया। ये वही CID वाला आदमी था जिसने मुझे अपना नाम अब्दुल रहीम बताया था। मुसल्ला संतरी ने दो लोहे की कुर्सियां लाकर अंदर रख दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। इंटेलिजेंस अफसर कुर्सियों के करीब आकर बैठ गए। मैंने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है और तुम लोग कौन हो? मुझे मालूम था ये लोग कौन है और मुझे वहाँ क्यों और किस लिए लाया गया है, लेकिन हालात से लालिमी का इजहार करना और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद ने बड़े आराम से कहा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है और तुम कौन हो? इंटेलिजेंस अफसर रामकृष्ण ने कहा, हमारे पास तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड मौजूद है। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम हमें बता दो कि गंटोर के धमाके में तुम्हारे साथ और कौन कौन था। तुम्हारे गैंग के मुंबई वाले साथी तो हमने पकड़ लिए हैं। मैं जानता था कि इन लोगों की बलफ चाल है। मैंने कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा नाम, मेरा मतलब है असली नाम क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने कहा, मैंने अपना नाम तुम्हारे इस आदमी को बता दिया था। मेरा नाम अब्दुल करीम है। इंटेलिजेंस अफसर रामकृष्ण ने पूछा, मुंबई में तुम्हारे बाप के रेस्टोरेंट का नाम क्या है? मैंने यूँ ही कह दिया, सागर रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट दारू में है? रामकृष्ण ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, और हमारा मकान भी रेस्टोरेंट के ऊपर ही है। रामकृष्ण ने कहा, मगर तुम्हारा लहजा पंजाबी मुसलमानों वाला है और मुंबई में पंजाबी मुसलमान नहीं होते। क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान जाने के बजाय मुंबई में आकर आबाद हो गए थे, क्योंकि मुंबई में इनके एक चचा के बेटे का होटल का कारोबार था। मैं मुंबई में पैदा हुआ। हम घर में पंजाबी ही बोलते हैं। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद ने एकदम से सवाल कर दिया, गंटोर में तुम्हारे साथ और कौन कौन पाकिस्तानी कमांडो थे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम तुम किस गंटोर की बात कर रहे हो। तुम लोगों ने मुझे नाजायज़ तौर पर यहाँ से बेजा में रखा है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण ने इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद की तरफ देखकर कहा, सर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसे पुराने किले में ले चलें। ठीक है। और वो दोनों उठकर वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद गार्ड संतरी अंदर आकर दोनों कुर्सियां उठाकर ले गया और दरवाजे को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इसी रोज़ मुझे भी एक बंद गाड़ी में डालकर पुराने किले के टॉर्चर सेल में ले जाया गया, जहां मुझ पर तशद्दुद और इज़्ज़त रसानी का सिलसिला शुरू हो गया। 3 रोज़ तक मुझ पर तशद्दुद होता रहा, लेकिन मैंने अपने साथियों के बारे में कुछ ना बताया। इसी दौरान पुराने किले के CIA इंचार्ज को भोपाल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से एक अर्जेंट टेक्स्ट मिला कि मुझे भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंचाया जाए। हमें घंटोर धमाका केस के कुछ मुलजिमों के सुराग मिल गया है। हम इस मुलजिम की मदद से इसके बारे में पूछ करना चाहते हैं। दिल्ली की सेंट्रल इंटेलिजेंस ने फैसला किया कि क्योंकि ये खतरनाक कमांडो है और इससे पहले भी कई मरतबा पुलिस की तहवील से फरार हो चुका है, इसलिए इसे बदरिया तैयारा भोपाल ले जाया जाए। इसी मकसद के लिए सिविल एविएशन का एक 7 नशिस्तों वाला तैयारा चार्टर किया गया, जिसमें मुझे बिठाकर भोपाल रवाना कर दिया गया।
इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद और इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण दूसरे बॉडीगार्ड्स के साथ खुद भी मेरे साथ तैयारे में सवार हो गए। जिस रनवे से मेरे तैयारे ने टेक ऑफ करना था, इस रनवे की तमाम परवादें वक्ती तौर पर मनसूख कर दी गई थी। इसे आप इत्तफाक कह लें या सिक्योरिटी अमले की नाअहली कह लें, या ये कह लें कि किस्मत मेरा साथ दे रही थी, क्योंकि मुझे तैयारे में जिस नशिस्त पर बिठाया गया इसकी बाईं जानब तैयारे का इमरजेंसी दरवाज़ा था। ये वो दरवाज़ा था कि हंगामी हालात पर इस पर लगे हुए एक हथेली को घुमाने से एक दरवाज़ा खुल जाता था और मुसाफिर जान बचाने के लिए इसमें से बाहर कूद सकता था। मैंने इमरजेंसी डोर को गौर से देखा। इसके ऊपर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था कि हंगामी हालात में इस दरवाजे की हत्ती को नीचे कर दें, दरवाज़ा खुल जाएगा। एक ख्याल अचानक मेरे जहन में बिजली की तरह लहरा गया। मैंने सोचा कि इन लोगों ने मुझे जिंदा तो कभी नहीं छोड़ना। मैं इन्हें मरते दम तक कुछ नहीं बताऊंगा और ये मुझे अदियतें दे देकर हलाक कर देंगे। मरना तो मुझे इस तरह भी है, तो इन काफिरों के हाथों मरने के बजाय क्यों न अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लिया जाए। मैंने जहाज में से छलांग लगाने का फैसला कर लिया। ये फैसला भी एक तरह से खुदकुशी के बराबर था, लेकिन इसमें 1% बचने की उम्मीद भी थी। इसकी दो वजूहात थी। एक तो मैं जानता था कि तैयारा छोटा है, ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ नहीं करेगा। दूसरा, मुझे ये भी इल्म था कि दिल्ली और भोपाल के दरमियान दरिया भी आते हैं, घने जंगल भी आते हैं, बल्कि भारत के सबसे ज़्यादा खतरनाक और घने जंगल भोपाल के इर्द गिर्द के इलाके में ही वाक़ हैं। तैयारे से छलांग लगाने के बाद अगर मैं किसी जंगल में दरख्तों के ऊपर गिरता हूँ तो मैं शदीद ज़ख्मी तो ज़रूर होऊंगा, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। इसके मुकाबले में अगर मैं तैयारे से किसी दरिया में छलांग लगाता हूँ तो इसमें ज़ख्मी होने के भी इम्कानात कम थे, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में ज़ख्मी होने से बच सकता था कि मैं तैयारे में से कूदने के बाद अपने जिस्म के तवाज़ुन को इस तरह से अपने कंट्रोल में रखूँ कि जब मैं फ़िज़ा में कलाबाजियाँ खाता दरिया में गिरूँ तो सबसे पहले मेरे पाँव दरिया की सतह पर पड़ें और सर इसके बाद दरिया की सतह से टकराए। फ़िज़ा में छलांग लगाने के बाद जैसे जैसे आदमी ज़मीन की तरफ गिरता है, इसकी स्पीड में इजाफा होता जाता है और इतने ज़ोर से दरिया की सतह से टकराता है कि इसका जिस्म फट सकता है। और अगर आदमी के सबसे पहले पाँव पानी की चादर से टकराएं तो पानी की ज़्यादा मज़ाहमत नहीं सहनी पड़ती और आदमी बड़ी तेज़ी से सीधा गहराई में उतर जाता है। तैयारा फौरन ही टेक ऑफ कर गया। तैयारे ने उड़ान भरने के बाद एक छोटा सा चक्कर लगाया और अपना रुख भोपाल की तरफ कर लिया। तैयारे ने आगरा, ग्वालियर, झांसी के ऊपर से गुजर कर भोपाल पहुँचना था। मैं इन इलाकों के कोहिस्तानी रेंज से किसी हद तक वाकिफ़ था। मुझे मालूम था कि आगरा और ग्वालियर के दरमियान वादी चंबल के घने और दुश्वार गुजार जंगल हैं, जो शुरू से ही डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद की आमाजगाह रहे हैं, और इस जंगल में 2 या 3 दरिया भी बहते हैं। तैयारे की रफ्तार से मैंने हिसाब लगा लिया था कि छोटा तैयारा कम से कम घंटे 1.5 घंटे के बाद वादी चंबल के जंगल के ऊपर से गुजरेगा। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि तैयारा ज़्यादा बुलंदी पर नहीं उड़ रहा था और खिड़की के शीशे में से मुझे नीचे मकान, सड़कें और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ नजर आ रही थी। 10-15 मिनट के बाद मैं गोल खिड़की के शीशे में से नीचे देख लेता था। पायलट ने एक रफ्तार सेट कर ली थी और इसी रफ्तार से परवाज़ कर रहा था। मेरी अगली सीट पर एक कांस्टेबल बैठा था, पिछली सीट पर भी एक कांस्टेबल था और इसके साथ वाली सीट पर इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद खुद बैठा हुआ था। इन लोगों ने मुझे अपने हिसार में ले रखा था कि मेरे लिए उठकर बाथरूम जाना भी मुश्किल नजर आता था, लेकिन हंगामी दरवाज़ा मेरे बाएं जानिब था। यही दरवाज़ा मेरी उम्मीद की आखिरी किरण थी। आम हालात में मेरे दरवाजे में से बगैर पैराशूट के छलांग लगाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे लिए जान का खतरा मोल लेना ज़रूरी हो गया था। नीचे से एक शहर की इमारतें, सड़कें वगैरह गुजर रही थी। किसी सिपाही ने दूसरे से कहा, आगरा है। इसके आगे ग्वालियर था और इन दोनों शहरों के दरमियान चंबल के घने जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने इसी जगह कहीं छलांग लगानी थी। ये तशवीश मुझे ज़रूर थी कि इमरजेंसी डोर ना खुला तो फिर क्या करूँगा। बहरहाल मुझे दरवाज़ा खोलने की कोशिश ज़रूर करनी थी। आगरा शहर पीछे रह गया। तैयारा गैराबाद वीराने के ऊपर से गुजर रहा था। इसके बाद ज़मीन पर दरख्तों की झुंड शुरू हो गई। ये इस बात का इशारा था कि आगे चंबल रेंज के जंगलात आ रहे हैं। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। एक दरिया भी नीचे से गुजर गया। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मुझे तैयारे की रफ्तार को सामने रखते हुए नीचे कूदना था, क्योंकि जब कोई तैयारा 100-200 मील की रफ्तार से परवाज़ कर रहा होता है तो इसके अंदर बैठे हुए मुसाफिर भी 200 मील की रफ्तार से जा रहे होते हैं, और आदमी जब इस तैयारे में से बाहर छलांग लगाता है तो वो 200 मील की रफ्तार से ही आगे जाएगा। चुनाचा मुझे ये सब कुछ जहन में रखते हुए किसी दरियाई जंगल के दरख्तों की किसी झुंड पर छलांग लगानी थी। इस हिसाब किताब में चंद सेकंड का फ़र्क ऐसा हो सकता था कि मैं अपनी तरफ से तो दरिया में छलांग लगाऊं और 100-200 की रफ्तार से मैं दरिया के आगे ज़मीन पर गिर पड़ूं। ऐसी सूरत में मेरी मौत वाक़या हो सकती थी। चुनाचे जब वादी चंबल के छोटे छोटे झुंडों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं अपने जहन में तैयारी की रफ्तार और उसके हिसाब से बाहर कूदने का हिसाब किताब मालूम करने लगा। मैं अपने तौर पर अपना अंदाज़ा बिल्कुल सही रखना चाहता था। मैंने एक बार खिड़की के शीशे में से नीचे झांक कर देखा कि जंगल शुरू हो गए थे। दरख्तों के झुंडों का एक समंदर दिखाई दे रहा था। मैंने बुलंदी का अंदाज़ा लगाया। यह बुलंदी इतनी थी कि मैं 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 कलाबादियाँ खाने के बाद दरख्तों पर गिर सकता था। मैं किसी दरिया का इंतज़ार कर रहा था। दरख्तों पर गिरने के बजाय मैं किसी दरिया में गिरना चाहता था। दरिया में गिरने से मेरे जख्मी होने के इम्कानात कम थे, मगर नीचे दरख्तों के झुंड सब बादलों की तरह छाए हुए थे।
इनके दरमियान कोई खाली जगह दिखाई नहीं देती थी। तैयारा परवाज करता भोपाल की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं बेचैनी से थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे झांक लेता था। एक दफ़ा मैंने नीचे देखा तो दरख्तों के झुंड छट गए और इनके दरमियान एक दरिया बह रहा था। मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर छलांग लगा देनी चाहिए, किसी दूसरे दरिया का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है इसके बाद कोई दरिया ना आए। दरिया का किनारा अभी दूर था, लेकिन मेरे जहन में खींचान सा मच रहा था। मेरी सारी जहनी पैमाइश और अंदाजे एक दूसरे में गुडमुड हो गए थे। मैंने नीचे निगाह डाली, दरिया का किनारा करीब होता जा रहा था। मैंने एक्शन का फैसला कर लिया। ये जिंदगी और मौत का एक्शन था। मैंने एक सेकंड के लिए अपने साथ वाली सीट पर इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद को देखा। वो दूसरी कतार में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण से कोई बात कर रहा था। वह लम्हा आन पहुंचा था जिसके लिए मैं पिछले 1 घंटे से अपने आप को तैयार कर रहा था। इसके बाद मैंने कुछ ना सोचा और ना ही किसी तरफ देखा। सोचने और देखने का वक्त गुजर चुका था। मैंने एक लंबा सांस भरा और जितनी तेज़ी से बिजली कूद जाती है, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से मैंने इमरजेंसी डोर की हत्ती को पकड़कर पूरी ताकत से नीचे कर दिया। हत्ती का नीचे होना था कि तैयारे का इमरजेंसी दरवाज़ा खुल गया और तेज़ हवा के थपेड़े मुझसे टकराए, मगर इतनी देर में मैं तैयारे से बाहर छलांग लगा चुका था। तैयारा जिस रफ्तार से जा रहा था, हवा के थपेड़े भी इतनी रफ्तार से उठाकर मुझे आगे को ले गए। लेकिन अब मैं कलाबाजियाँ खाता नीचे की तरफ जा रहा था। मैं अपने जिस्म को कंट्रोल में रखने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे गिर रहा था, मेरा वजन और नीचे गिरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैंने देख लिया था कि मैं दरिया के ऊपर ही हूँ। फिर मेरे कानों में एक धमाके की आवाज़ आई और दूसरे लम्हे में भारी बेजान पत्थर की तरह पानी के अंदर नीचे जा रहा था। मेरे कानों में आंधियों का शोर बुलंद हो रहा था। बड़े जोर से मेरे पांव दरिया की तह से टकराए और रेत में धंस गए। मुझे ये महसूस करके मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मेरे जिस्म में नई ताकत आ गई कि मैं जिंदा हूँ और मरा नहीं। मैंने 2-3 झटकों से अपने पांव दरिया की तह की रेत में से बाहर निकाले और दोनों बाजुओं और टांगों को चलाता दरिया की सतह पर आने की जिद्दोजहद करने लगा। कोई 20-25 सेकंड के बाद मैंने सर दरिया की सतह से बाहर निकाल लिया था। मैंने देखा कि दरिया का दूसरा किनारा मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। इसका मतलब था कि अगर मैं तैयारे से कूदने में चंद सेकंड की देर कर देता तो मैं दरिया के बजाय कि दूसरे किनारे के पत्थरों पर गिरता और चूर हो जाता। मैंने तैरते तैरते महसूस कर लिया था कि मैं जख्मी नहीं हुआ था। इसकी वजह यह थी कि मैं पाँव के बल दरिया की सतह पर गिरा था और दरिया ने एकदम से मुझे अपने अंदर निगल लिया था। मेरे जोगर शूज तैरने में रुकावट बन रहे थे, लेकिन मैं तैरते हुए इन्हें उतार नहीं सकता था। दरिया के दूसरे किनारे पर उगी हुई ऊंची ऊंची घास मेरे करीब होती जा रही थी। किनारे पर पहुंचकर मैं वहीं गीली रेत पर ऊंधा पड़ गया। अगरचे मेरे जिस्म पर कोई जख्म नहीं आया था, लेकिन इतनी बुलंदी से दरिया में गिरने से मेरा सारा जिस्म हिल गया था और सारे जिस्म में टीसें उठ रही थी। मैं जानता था कि मुझे गिरफ्तार करने वाले अभी तक जहाज के अंदर ही होंगे। वो इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद तैयारे में से नीचे वायरलेस के जरिए किसी करीबी शहर या कस्बे की पुलिस को खबरदार कर दे कि एक पाकिस्तानी खतरनाक जासूस तैयारे से दरिया में कूद गया है। साथ ही वो मेरा हुलिया भी बता दे और ये भी बता दे कि मैं तैयारे में से दरिया में किस जगह कूदा हूँ। इस इलाके की पुलिस मेरी तलाश में ज़रूर दरिया के किनारे पहुँच सकती है, लेकिन ये दरिया घने जंगल में से बह रहा था और चंबल के दुश्वार गुजार जंगलों में से गुजर कर दरिया पर इतनी जल्दी पहुँच जाना मुश्किल था। इसके बावजूद मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहता था। मैं दर्द करते हुए जिस्म के साथ उठा और सामने दरख्तों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोनों टखने भी दर्द कर रहे थे, लेकिन मैं दर्द की परवाह किए बगैर दरख्तों के झुंड में घुस गया। जंगल के घने सायादार दरख्तों और ऊंची नीची जंगली झाड़ियों ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया था। मैं इस हकीकत से भी बेखबर नहीं था कि इलाके की पुलिस इन जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगी और वो कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन मेरी तलाश में दरिया के दूसरे किनारे के जंगल में पहुंच सकती है। जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और कहाँ जाकर निकलूँगा। मगर अभी मैं बड़े बड़े गुंजान दरख्तों वाले जंगल में था। मैं कहीं रुके बगैर इस जगह से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहता था। चलने से मेरा बदन गर्म हो गया था और जिस्म के दुखने का एहसास कम हो रहा था। सामने आने वाली झाड़ियों और ऊंची घास को तो हाथों से मैं परे हटा देता था। मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियों और दरख्त परे परे हटने लगे। थोड़ी सी खुली जगह आ गई। यहाँ स्लेटी रंग के बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक नाला बह रहा था। मैं बड़े पत्थर की ओट में नाले के किनारे पर बैठ गया। मेरे कपड़े जो दरिया से निकलते वक्त पानी में शराबूर थे, चलने की वजह से जिस्म की गर्मी से थोड़े थोड़े सूख गए थे। मैंने सबसे पहले अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर अपना छोटा काला बटुआ निकाला। गिरफ्तार होने से पहले मैंने बटुए में कुछ इंडियन करेंसी और रेलगाड़ी का टिकट रखा हुआ था, मगर वो बिल्कुल खाली था। दिल्ली की पुलिस ने मेरा बटुआ खाली कर दिया था। मैंने अपने जोगर्स के जूते उतार कर देखा, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी गया हुआ था। इसे बाहर निकाला और फ़ौरन ही पहन लिए। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इतनी बुलंदी से दरिया में गिरने के बावजूद ना सिर्फ मैं जिंदा सलामत रहा बल्कि ज़ख्मी भी नहीं हुआ। खुदा ने मुझे बचाना था, शायद इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे कमांडो से बड़े मुजाहिदाना काम लेने थे। मैं उठ खड़ा हुआ और बरसाती नाले के साथ साथ आगे की तरफ चल पड़ा। मैं किसी तरह इस जंगल से निकल जाना चाहता था। ये जंगल इसलिए भी खतरनाक था क्योंकि पुलिस दरिया के दूसरे किनारे वाले इस जंगल को अपने घेरे में ले चुकी थी। किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर मैं लोगों में गायब हो सकता था।
चलते चलते मैं जंगल में एक जगह पहुंच गया जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए थे। कुछ कटे हुए दरख्त भी पड़े थे। मैं जल्दी से दूसरी तरफ हो गया और दरख्तों के पीछे से होकर आगे निकल गया। कटे हुए दरख्त इस बात की अलामत थे कि यहाँ आसपास कटाई का काम करने वाले मजदूर जरूर होंगे। रास्ते में आगे बढ़ा तो बरसाती नाला आ गया जिसके ऊपर दरख्त का बहुत बड़ा तना डालकर पुल बनाया हुआ था। मैं इस पर से गुजर कर नाले के दूसरे किनारे पर आया तो मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई मजदूर दरख्त काट रहा हो। एक लम्हे के लिए मैं रुक गया। मैंने अंदाज़ा लगाया, आवाज़ मेरी दाईं जानिब से आ रही थी। यहाँ झाड़ियाँ बहुत गुंजान थी। मैं इसी जानिब चलने लगा। घनी झाड़ियों से बाहर निकला तो मुझे कुछ फासले पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। मैं इस झाड़ी की ओट में बैठ गया और गौर से झोंपड़ी को देखने लगा। झोंपड़ी के बाहर कोई आदमी नहीं था। दूर से दरख्तों पर कुल्हाड़ा चलाने की आवाज़ आ रही थी। यह मजदूर जो दरख्त काट रहा था इस झोंपड़ी में रहता था। मुझे यकीन हो गया कि झोंपड़ी के आसपास कोई इंसान नहीं है तो मैं आगे बढ़ा और झोंपड़ी के सामने से होता हुआ आगे निकल गया। चलते रहने से मेरी पतलून और बुशर्ट काफ़ी सूख गई थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक झाड़ी में से बाहर निकला तो सामने एक छोटी सी कच्ची सड़क थी। मैं वहीं रुक गया। सड़क के दाएं बाएं जानिब देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं समझ गया सड़क महकमा जंगलात वालों ने बनाई है। इस किस्म की छोटी छोटी सड़कें महकमा जंगलात की जानिब से बनाई जाती हैं कि अगर जंगल के एक हिस्से में आग लग जाए तो बीच में सड़क लाजमी होनी चाहिए आने जाने के लिए। ऐसी सड़कों को महकमा जंगलात वालों की इस्तिलाह में फायर लाइन कहते हैं। मैं सड़क पर चलने के बजाय सड़क से हटकर झाड़ियों की ओट में एक तरफ चलने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस जानिब आगे कोई ना कोई बस्ती जरूर आएगी और आखिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर तक चलते रहने के बाद मैं सड़क के साथ ही दाएं जानिब बढ़ा तो आगे दरख्तों के नीचे 6-7 झोंपड़े दिखाई दिए। मैं एक बार फिर वहीं रुक कर बैठ गया और इन झोंपड़ों की तरफ देखने लगा। इतने में सामने वाले झोंपड़े से एक बूढ़ा नारियल का हुक्का पकड़े बाहर निकला और एक तरफ बैठकर हुक्का पीने लगा। बूढ़े ने सदरी और 4 खाना धोती पहनी हुई थी और इसकी दूर से छोटी दाढ़ी भी दिखाई दे रही थी। अपने हुलिये से वो मजदूर नहीं लगता था और जंगली यानी आदिवासी भी नहीं मालूम होता था। दूसरे झोंपड़े में से एक औरत बच्चा उठाए बाहर निकली और किसी को ऊंची आवाज में पुकार रही थी। वो पुकारती हुई एक जानिब चली गई, फिर वहां खामोशी हो गई। मैंने सोचा कि ये बूढ़ा मुसलमान लगता है, इससे मालूम करना चाहिए कि ये कौन सा इलाका है और कोई बड़ा शहर यहाँ से कितनी दूर है। मैं झाड़ियों की आड़ में से निकलकर बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े की दाढ़ी शरई और मुसलमानों जैसी थी। मैंने जाते ही इससे अस्सलाम वालेकुम कहा। बूढ़े ने हुक्का मुंह से परे हटाते हुए मुझे तरफ देखकर वालेकुम अस्सलाम कहा और मेरी तरफ टिकटी बांधकर देखने लगा। मुझे ये मालूम करके तसल्ली हुई थी कि ये बूढ़ा मुसलमान है। मैंने पूछा, बाबा मैं अपने एक दोस्त के साथ दरिया पर मुर्गाबी का शिकार खेलने आया था। अपने दोस्त से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ ये कौन सी जगह है। बूढ़े ने सवाल किया, बेटा तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा, बाबा मैं आगरा से अपने दोस्त के साथ गाँव आया था। मैं यहाँ अजनबी हूँ। बूढ़े ने अपने पीछे की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से आगे टिकमगढ़ का कस्बा है, वहाँ से तुम्हें नाटवा जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। तुम आगरा शहर से बहुत दूर निकल आए हो। मैंने कहा, बाबा टावा से आगे कौन सा शहर आता है। बूढ़ा हुक्के का कश लगाते हुए बोला, उत्तर की तरफ को आगरा है, दक्कन में सीतापुर और लखनऊ है। तुम्हें तो आगरा ही जाना है ना। मैंने कहा, जी हाँ। बस फिर टेकमगढ़ से लारी पकड़ लेना, 4 घंटों में आगरा पहुंच जाओगे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि दरिया की मौजें मुझे कहाँ से कहाँ ले आई थी। मैंने बाबा को सलाम किया और जिस तरफ जाने को इसने कहा था इसी तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता जंगल खत्म होना शुरू हो गया और खेत आ गए। दोपहर की धूप निकली हुई थी। खेतों के पीछे गाँव नजर आया। ये काफी बड़ा गाँव था। मेरे पास लारी का किराया भी नहीं था। आगरा वहाँ से बदरिया लारी जैसा कि बूढ़ी ने बताया था 4-5 घंटों का सफर था। इसका किराया भी काफी होगा। मैंने सोचा क्या करूँ, वहाँ से पैदल भी आगरा या किसी दूसरे बड़े शहर जाना मुश्किल था। अगर ट्रेन में बगैर टिकट बैठ जाता हूँ और रास्ते में पकड़ा जाता हूँ तो एक नई मुसीबत में फंस सकता हूँ। मैं कुछ सोचकर गाँव में दाखिल हो गया। गाँव का एक ही छोटा सा बाजार था जहाँ चंद एक दुकानें थीं। बाजार के आखिर में एक छोटी सी मस्जिद देखकर मेरा हौसला बुलंद हुआ। मैं सीधा मस्जिद में दाखिल हुआ। एक मौलवी साहब मस्जिद के सहन में बैठे रोटी खा रहे थे। मैं बूट उतारने के बाद इनके करीब चला गया और सलाम करके बड़े अदब से बैठ गया। मौलवी साहब ने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, मुसाफिर मालूम होते हो, खाना खाओ। और मौलवी साहब ने मुझे जवाब के इंतजार किए बगैर रोटियों की चंगेरी मेरी तरफ बढ़ा दी और एक रोटी पर आम का अचार रखकर मुझको दिया। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं तकल्लुफ के बगैर रोटी खानी शुरू कर दी। साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि मौलवी साहब से मतलब की बात कैसे शुरू करूं। मौलवी साहब ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा। मैंने कहा, मौलवी जी मुसाफिर हूँ, आगरा जाना है, लारी का किराया पास नहीं है। मुझे किराया मिल जाए तो आपके हक में दुआ करूंगा। मौलवी साहब पर मेरी साफ और सच्ची बात का बहुत असर हुआ। कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, रोटी खा लो, फिर तुम्हें किराया भी मिल जाएगा। रोटी खाकर मेरी सारी नकाहत दूर हो गई। मौलवी साहब उठकर अपने हुजरे की कोठरी में गए। वापस आकर इन्होंने मुझे 10 रुपए के 2 नोट दिए और कहा कि टेकमगढ़ से आगरा तक लारी का 15 रुपए किराया लगता है, 5 रुपए सफर के खर्च के लिए रख लेना। मैंने पूछा, लारियों का अड्डा कहाँ है मौलवी जी। मौलवी साहब बोले, अड्डा यहाँ कोई नहीं है, गाँव के पीछे आगरा जाने वाली सड़क है, वहाँ से आगरा जाने वाली लारियाँ गुजरती रहती हैं, किसी भी लारी में बैठ जाना। मैंने मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और सलाम करके मस्जिद से बाहर आ गया। सोचने लगा कि मैं जिस तरफ से फरार होकर आ रहा हूँ इस तरफ जाने वाला हूँ। रास्ते में जरूर पुलिस की चेकिंग होगी,
कहीं फंस ना जाऊं। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे आगरे की तरफ जाने के बजाय मुखालिफ सिंध में किसी शहर को जाना चाहिए। मुझे याद आ गया कि जंगल में झोंपड़े वाले बूढ़े ने बताया था कि यानी उत्तर शुमाल की तरफ आगरे का शहर है और दक्कन यानी जनूब की जानिब सीतापुर का शहर आता है। इतना मुझे इल्म था कि सीतापुर का छोटा सा शहर लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाते हुए आता है। लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, मुझे सीतापुर की तरफ जाना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा और गांव के बाहर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। मैं सड़क की दूसरी जानिब खड़ा था जहां आगरे की तरफ से आने वाली लॉरियां गुजरती थी, क्योंकि सीतापुर पीछे की जानिब था। मुझे अचानक पुलिस की किसी गाड़ी के आ जाने का भी खतरा था, लेकिन वहां की पुलिस मेरी शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं थी। हाँ, अगर तिहाड़े के संतरी इंटेलिजेंस ऑफिसर रामकृष्ण या इंस्पेक्टर बर्दी प्रसाद में से कोई गाड़ी में बैठा हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये बात यकीनी थी। मैं सड़क से जरा पीछे हटकर एक दरख्त की आड़ लेकर बैठ गया। मेरी नजरें पीछे की जानिब से आने वाली गाड़ियों पर लगी हुई थी। 3-4 प्राइवेट कारें गुजर गई, 1-2 ट्रक भी गुजर गए। आगरे की तरफ से आती हुई एक प्राइवेट कार भी गुजरी। कुछ देर के बाद एक लारी आगरे की तरफ से आती दिखाई दी। लारी के ऊपर मुसाफिरों का सामान लदा हुआ था। ये सोच कर कि ये लारी सीतापुर ही जाएगी, मैंने सड़क पर निकलकर लारी को हाथ दे दिया। लारी चंद गज आगे जाकर रुक गई। मैं दौड़कर इसमें सवार हो गया। मैंने कंडक्टर से कहा, सीतापुर का टिकट दे दो, और 10-10 रुपए के नोट निकाल कर इसी तरफ बढ़ा दिए। कंडक्टर ने नोट लेकर जेब में रख ली और एक टिकट काट कर मुझे दे दिया। फिर जेब से 2 रुपए निकाल कर मुझे वापस कर दिए। मैं समझ गया कि वहां से सीतापुर काफी दूर होगा, वरना 18 रुपए किराया न लगता। लारी चल पड़ी। मुझे रास्ते में पुलिस की चेक पोस्ट का भी खतरा था, लेकिन खैरियत ही रही और लारी सीतापुर के तारीखी शहर पहुंच गई। इस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। सीतापुर में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं आगरा से जम्मू कश्मीर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। मेरे पास सिर्फ 2 रुपए ही बचे थे। अब जम्मू तक का सफर भी और लंबा हो गया था। अब मुझे सीतापुर से वाया शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सोहानपुर, अंबाला और जलंधर से होते हुए अमृतसर और फिर अमृतसर से बदरीला लारी जम्मू पहुंचना था। एक बात अच्छी ये थी कि इस रूट के रास्ते में दिल्ली यानी भारत की राजधानी नहीं आती थी, जहां मेरे पकड़े जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। इतना लंबा सफर में ट्रेन में बगैर टिकट नहीं कर सकता था। मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, ऊपर से रात आ रही थी। सोचने लगा कि क्या करूं। आखिर मैंने यही फैसला किया कि सीतापुर अगर कोई मस्जिद हुई तो इसी के इमाम साहब से मदद की दरख्वास्त करूंगा। मैं एक बाजार में से गुजर गया, वहां मुझे कोई मस्जिद दिखाई न दी। एक दुकान पर जरूर मेरी नजर पड़ी। बहुत बड़ी दुकान थी, मैं ये नहीं बताऊंगा वो किस चीज की दुकान थी। दुकान का नाम इस्लामी था और दुकान के अंदर काउंटर पर एक शरई दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे कुरान पाक सामने रखे तिलावत कर रहे थे। इनके मुसलमान होने में किसी शक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुकान में इनके मुलाजिम मुख्तलिफ ग्राहकों को चीजें दिखा रहे थे। दुकान में बिजली के बल्ब रोशन था। मैं दुकान के सामने से एक तरफ को होकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि बुजुर्ग जो दुकान के मालिक ही थे कुरान पाक की तिलावत से फारिग हों तो मैं इनके पास जाकर मदद की दरख्वास्त करूं। बाजार में काफी रश था, ऑटो रिक्शा भी नहीं आ जा रहे थे। दुकान के मालिक के बुजुर्गवार कुरान पाक की तिलावत से फारिग हुए। इन्होंने कुरान पाक को बंद करके बोसा दिया और इसे जर्दान में लपेट कर काउंटर के ऊपर शेल्फ पर रख दिया। अब वो ग्राहकों की तरफ देखने लगे थे। मैं दुकान में दाखिल हो गया। मैंने बुजुर्ग को अस्सलाम वालेकुम कहा। बुजुर्ग ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बोले, फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। मैंने करीब ही पड़े हुए स्टूल पर बैठते हुए कहा, मोहतरम मुझे आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए, बुजुर्ग ने कारोबारी लहजे में कहा। इनके लहजे से मुझे कुछ नाउमीदी सी हुई, मगर हर मुद्दा बयान करना भी ज़रूरी था। मैंने आहिस्ता से कहा, मोहतरम मैं मुसलमान हूँ, परदेसी हूँ। मेरे पास कुछ रकम थी मगर वो खो गई। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि मुझे सीतापुर से अमृतसर तक का रेल का किराया दे दीजिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इस बुजुर्ग पर मेरी बातों का असर हुआ या खुदा ने इसके दिल में मेरे लिए मदद डाल दी। इसने आहिस्ता से काउंटर का दराज खोला और इसमें से 100 रुपए के 2 नोट निकाल कर बड़ी राजदारी से मेरे हाथ में थमा दी और कहा, इसे रख लो। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए 100 रुपए के नोट पतलून की जेब में रख ली और सलाम करके दुकान से बाहर निकल आया। चौक में आकर मैंने एक आदमी से रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा और पैदल ही स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त रात हो गई थी। स्टेशन पर आकर मैंने बुकिंग ऑफिस का रुख किया। बुकिंग क्लर्क ने मुझे बताया कि पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 10 बजे आएगी। मैंने टिकट ले लिया और प्लेटफार्म पर एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहां सिर्फ मुझ पर निगाहें लोगों की कम पड़ती थी। काफी देर में बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। कई किस्म के खदशात मेरे ज़हन में पैदा हो रहे थे। मेरी मंजिल काफी दूर थी और रास्ते में खास तौर पर मशरकी पंजाब में दाखिल होने के बाद मेरे पकड़े जाने का बहुत खतरा था। रात के 9 बज रहे थे। मैंने एक स्टॉल पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ट्रेन कलकत्ते से आ रही थी और 10 बजे के बजाय 10:30 बजे प्लेटफार्म में दाखिल हुई। भारत की दूसरी मेल ट्रेनों की तरह ये ट्रेन भी मुसाफिरों से भरी हुई थी। ट्रेन में जितना रश होता था मुझे इतना ही अपना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। एक डब्बे में चढ़कर मुसाफिरों के दरमियान छुप छुपा कर बैठ गया। अभी तक हर तरह से खैरियत थी और मैं किसी की निगाहों में नहीं आया था और मुसाफिरों में से किसी ने मेरी तरफ मशकूक निगाहों से भी नहीं देखा था। अमृतसर तक का सफ़र बड़ा तवील था। ट्रेन चल पड़ी, सारी रात सफ़र करती रही। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सोहानपुर आया, फिर अम्बाला भी गुजर गया। इसके बाद मशरकी पंजाब का इलाका शुरू हो जाता था, जो मेरे वास्ते बड़ा हसास और ख़तरनाक इलाका था।